आज बारी है एक ऐसी क्राइम स्टोरी की जिससे मैं खुद हमेशा फैसिनेटेड रही। जिस स्टोरी को न जाने कितनी ही बार मैं पढ़ चुकी हूँ, इस पर रिसर्च कर चुकी हूँ और इससे जुड़ी हुई डॉक्यूमेंट्रीज देख चुकी हूँ। लेकिन ये केस जितनी बार देखती हूँ उतनी बार दिमाग में एक अलग थॉट आता है। एक अलग सी कहानी दिमाग गढ़ने लगता है कि शायद ऐसा नहीं ऐसा हुआ होगा, या फिर पुलिस को ये करना चाहिए था, या फिर शायद ऐसा हुआ होगा। आज मैं लाई हूँ आपके लिए वो कहानी जो आसान भाषा में सुनने में कोई बहुत ही आम सी क्राइम स्टोरी लगेगी, लेकिन असल में इस कहानी के कई पहलू हैं, कई परतें हैं, जिनको जानकर तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। आखिर क्या है ये कहानी जो 13 मिनट के आसपास घूमती है और जिन 13 मिनटों का सच आज तक कोई नहीं जान पाया है। जॉर्जिया का कमिंग्स इलाका, तारीख थी 15 अप्रैल और साल 2004। पेट्रीस नाम की एक महिला सुबह उठती है, अपने बेटे को नाश्ता कराती है जिसकी उम्र लगभग 14-15 साल होती है। उसे स्कूल छोड़ती है और फिर अपने सैलून के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद स्कूल ऑफिसर पेट्रीस के बेटे के पास आते हैं और उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। ऑफिसर उस स्कूल के ही एक कमरे में उसके बेटे को लेके जाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम्हारी अपनी माँ से कोई बात हुई है। वो बताता है कि हाँ, उसकी माँ उसे स्कूल छोड़कर गई थी और तब से वो स्कूल में ही है, लेकिन स्कूल आने के बाद किसी तरह की कोई बात नहीं हुई है। ऑफिसर उससे कहते हैं कि अपनी माँ को फोन मिला। वो फोन करता है, 3-4 बार करता है, लेकिन पेट्रीस फोन नहीं उठाती। ये नॉर्मल नहीं था पेट्रीस का ऐसा करना। जब कभी वो अपने बेटे का कॉल मिस कर देती थी तो तुरंत ही उसे कॉल बैक किया करती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा था। इस बार ऐसा नहीं हो रहा था। दरअसल थोड़ी ही देर पहले पेट्रीस के सैलून में एक कस्टमर पहुंची थी। वो अंदर गई तो देखा कि कोई भी नहीं है। उसने वेट किया, लेकिन बहुत देर तक जब कोई भी नहीं आया और पेट्रीस का कोई अता पता नहीं था, कस्टमर को थोड़ी टेंशन हुई। भला कोई दिन दोपहर में क्यों अपनी दुकान को इस तरह से खुला छोड़कर कहीं चला जाएगा, और जाएगा तो जल्दी ही वापस भी तो उसे आ ही जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पेट्रीस करीब 15-20 मिनट तक शॉप पर नहीं पहुंची। तो फिर इसके बाद इस कस्टमर ने पुलिस को फोन किया, जिसके बाद पुलिस सैलून पहुंची। दूसरी तरफ कुछ ऑफिसर्स पेट्रीस के बेटे के स्कूल में पहुंचे, जहां उन्होंने उससे कुछ सवाल पूछे। जल्दी ही वो ऑफिसर्स पेट्रीस के बेटे के साथ उसके सैलून में पहुंच गए। अब सैलून के अंदर सब कुछ नॉर्मल था। पूरी दुकान एकदम साफ सुथरी थी। माइक्रोवेव में पेट्रीस ने खाना रखा था गर्म करने के लिए। उसका पर्स, दुकान का सारा सामान, सब कुछ वहीं था। हालांकि दुकान से थोड़ा कैश गायब था और पेट्रीस की गाड़ी, उसकी पार्किंग भी अजीब थी। दरअसल अपनी शॉप के साइड में हमेशा अपनी गाड़ी पार्क करने वाली पेट्रीस की गाड़ी दुकान के ठीक सामने आज खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जल्दबाजी में गाड़ी बस शॉप के सामने खड़ी कर दी हो। तो कैश और गाड़ी के अलावा सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था। कोई जोर जबरदस्ती के निशान नहीं, कोई सामान नहीं फैला हुआ था और बाकी सब भी एकदम नॉर्मल था। देखते ही देखते पेट्रीस की शॉप के बाहर उसके दोस्तों का, परिवार का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। सभी डरे हुए थे, सभी रो रहे थे। तो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। आसपास के इलाके को अच्छे से सर्च किया जाता है। पेट्रीस की ये जो शॉप थी, इसके आसपास थोड़ा सुनसान एरिया हुआ करता था। तो पुलिस ट्रैकिंग डॉग्स के साथ आसपास के जंगलों में घूमी। हेलीकॉप्टर के जरिए भी सर्चिंग की गई। पुलिस को शक हुआ कि क्या ऐसा हो सकता है कि पेट्रीस सब कुछ छोड़कर कहीं चली गई हो, लेकिन उसके दोस्तों ने बताया कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। पेट्रीस अपने बेटे को छोड़कर कभी कहीं नहीं जा सकती। तो पुलिस ने अब एक टाइमलाइन बनाई पेट्रीस के आखिरी दिन की। पुलिस को सैलून से पेट्रीस की अपॉइंटमेंट नोटबुक मिली, तो उसके जरिए शॉप में आने वाले लगभग सभी लोगों के नाम उनके आने के टाइम के साथ पुलिस जोड़कर देखना चाह रही थी। पता चला कि पेट्रीस का पहला कस्टमर सुबह 8 बजे आया था और 11:27 तक वो लगातार कस्टमर के साथ थी। इसके बाद एक कस्टमर का फोन आया जिसने अपना अपॉइंटमेंट कैंसिल कराने के लिए पेट्रीस को फोन किया।
पैट्रिस के फोन पर अगला कॉल 11:50 पर आया और वो कॉल पैट्रिस ने नहीं उठाया, या कह सकते हैं कि वो नहीं उठा पाई। आखिरी फोन 11:27 पर और इसके बाद 11:50 पर एक कॉल जो वो नहीं उठाती। 13 मिनट। इन 13 मिनटों में क्या हुआ, पुलिस यही जानने की कोशिश में लग जाती है। जांच करते करते पुलिस के सामने दो क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट विटनेस आते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आखिरी बार पैट्रिस को इनमें से एक ने देखा था। पहले विटनेस का कहना था कि उसने पैट्रिस की गाड़ी उसके सैलून के सामने देखी थी और उसके ठीक सामने थी एक और ब्लू कलर की गाड़ी। वहीं दूसरे विटनेस का कहना था कि उसने शॉप के ठीक बाहर गेट के सामने पैट्रिस को एक बूढ़ी औरत के साथ देखा था। उसने भी दोनों गाड़ियों की पार्किंग लोकेशन एग्जैक्ट वैसे ही बताई थी। तो एक तरफ पुलिस की जांच चल रही थी, तो दूसरी तरफ पुलिस लोगों से पूछताछ भी शुरू करती है। जानने की कोशिश करती है कि क्या पैट्रिस की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, क्या कुछ ऐसा था जिससे उसकी जान को खतरा रहा हो। हैरानी की बात थी कि पैट्रिस के बेटे से लेकर उसके दोस्तों तक ने उसके पति का नाम लिया था, रॉब एंड्रिस का। पैट्रिस और रॉब अलग अलग रहा करते थे। रॉब ने ही पैट्रिस की ये शॉप सेटअप करने में उसकी मदद की थी। बताया जाता है कि रॉब और पैट्रिस 7 साल शादी में रहे थे, लेकिन दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम्स होने के चलते दोनों अब अलग रह रहे थे। अब एक औरत नहीं मिल रही थी तो पहला शक उसके हस्बैंड पर जाना लाजमी ही था। शुरुआत में रॉब ने अपने और पैट्रिस के बारे में सिर्फ पॉजिटिव चीजें पुलिस को बतानी शुरू की, जैसे कैसे उसे पहली नजर में पैट्रिस से प्यार हो गया था, फिर उनकी शादी हो गई। लेकिन बाकी लोगों से भी पूछताछ करने पर यह पता चला कि शादी के 1 साल बाद ही रॉब बदल गया था। ना ही वो पैट्रिस के बेटे को सही से अपना रहा था और पैट्रिस को लेकर भी ओवर पॉसेसिव हो गया था। लेकिन रॉब का कहना था कि पैट्रिस ने ही अपने बेटे को बिगाड़ा हुआ था और वो कभी कोई बात नहीं सुनता था। पुलिस ने बताया कि कैसे उन्हें पता चला है कि पैट्रिस रॉब को तलाक भी देने वाली थी, लेकिन इस पर रॉब ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन तमाम लोगों के दावों के बावजूद और हर तरह के शक होने के बावजूद भी रॉब के खिलाफ पुलिस को कुछ नहीं मिला, बल्कि जिस दिन पैट्रिस गायब हुई थी उस दिन उसने क्या किया और वो कहाँ था, हर एक बात का सबूत उसके पास था। रॉब के साथ साथ पुलिस उस इलाके में मौजूद रहे कुछ साइको किलर्स और सीरियल किलर्स को भी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही थी। इनमें से एक शख्स जेरेमी जोन्स ने, जो इससे पहले 8 लड़कियों को अपना शिकार बना चुका था, उसने पैट्रिस को मारने का दावा किया। इस शख्स ने, जेरेमी ने कहा कि वो पैट्रिस की दुकान में घुसा, किसी बहाने से उसे बाहर लाया और फिर उस पर हमला कर दिया। जेरेमी का कहना था कि उसने फिर पैट्रिस की लाश को नदी में फेंक दिया था। तो इस किलर के कहने पर पुलिस ने ध्यान से पूरा इलाका छाना। नदी के अंदर बाहर, आसपास हर जगह बहुत ध्यान से सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन कहीं भी पैट्रिस का पता नहीं चल पाया। एक भी ऐसा सबूत नहीं मिला जो जेरेमी को पैट्रिस की किडनैपिंग और फिर कत्ल से जोड़ सके। केस चलता रहा, पैट्रिस की खोज जारी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिल पा रहा था, कोई ऐसी लीड नहीं मिल पा रही थी जो ये बता पाए कि आखिर उन 13 मिनटों में ऐसा क्या हुआ कि पैट्रिस अपनी शॉप भरी दोपहर में छोड़कर चली गई, और वो भी बिना पर्स, बिना फोन लिए। अगर कोई आया भी था और जबरदस्ती पैट्रिस को ले भी गया था तो कोई जोर जबरदस्ती का निशान कैसे दुकान पर या दुकान के बाहर नहीं था। तो मीडिया और आम लोग इस केस को भूल चुके थे, लेकिन पैट्रिस के बेटे, उसके दोस्त, उसके परिवार को अभी भी सच की तलाश थी। वो इंतजार में थे कि आखिर उन्हें पता चले कि उनकी पैट्रिस कहाँ है, उसके साथ क्या हुआ है। इसके बाद साल आया 2005। पैट्रिस को गायब हुए 20 महीने बीत चुके थे, लगभग 600 दिन। तो पैट्रिस की शॉप जहां हुआ करती थी, वहां से 6-7 मील की दूरी पर एक बैप्टिस्ट चर्च हुआ करता था। इस चर्च के फादर और वहां काम करने वाले लोग एक रोज देखते हैं कि खूब सारे चीलों का झुंड एक जगह इकट्ठा हुआ था। तो जैसा मैंने बताया कि पैट्रिस की शॉप जहां थी उसके आसपास काफी जंगल हुआ करते थे, तो ये चर्च भी ऐसी ही जगह पर था और चारों तरफ
जंगल ही जंगल था। तो जैसे ही फादर और उनके साथी जंगल में उस जगह जाकर पहुंचे तो पहले उन्हें एक हिरन दिखा, मरा हुआ हिरन। लेकिन फिर थोड़ी दूर पर एक खोपड़ी पड़ी दिखी, यानी कि एक स्कल दिखा, ह्यूमन स्कल। ये लोग तुरंत पुलिस को फोन करते हैं। मौके पर पुलिस पहुंचती है, हड्डियों के कई टुकड़े इकट्ठा करती है। डीएनए रिपोर्ट सामने आती है और पता चलता है कि ये सारी हड्डियां, ये सारे रिमेन्स पेट्रीज के थे। इसके बाद पुलिस पूरे इलाके को अच्छे से चेक करती है, सबूत ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन पेट्रीज का शरीर न जाने वहां कब से पड़ा था। तो कुल मिलाकर कोई भी सबूत पुलिस वहां से भी, यानी कि जहां से वो शरीर के टुकड़े मिले थे, वहां से भी कुछ भी नहीं पकड़ पाई और ना ही कोई भी ऐसी लीड मिली जो उसके कातिल तक पुलिस को पहुंचा सके। आखिर में जब पेट्रीज को दफनाने की बारी आई तो उसके पति रॉब ने उसका अंतिम संस्कार करवाया और उसकी अस्थियां अपने पास रख ली। रॉब कहता है कि वो अपने पेट्रीज के साथ रोज सोता है। तो कुल मिलाकर पेट्रीज के केस में पुलिस को एक सवाल का जवाब तो मिल चुका था कि वो आज कहाँ है, क्योंकि अब तक पुलिस के सामने ये ही नहीं आ पा रहा था कि पेट्रीज जिंदा है भी या मारी जा चुकी है। बाकी भी कई सवाल थे जो अनसुलझे थे, जैसे क्या पेट्रीज उस जंगल में जिंदा ले जाई गई थी या उसे मारने के बाद वहां ले जाया गया था। पेट्रीज क्या 600 दिन से उसी जंगल में थी या फिर उसे पहले कई दिनों तक किडनैप ही करके रखा हुआ था। पुलिस मानती है कि इन सब सवालों के जवाब उन 13 मिनट में छिपे हुए हैं, जिन 13 मिनटों में पेट्रीज गायब हुई। उन 13 मिनटों में आखिर पेट्रीज के साथ क्या हुआ, ये आज भी सवाल है और सारे सवालों के जवाब अनसुलझे। तो आपका क्या कुछ कहना है इस पूरी कहानी को लेकर, इस सबसे बड़ी मिस्ट्री को लेकर? ज़रूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज़ अपने कमेंट्स के थ्रू और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारा चैनल डार्क टेल्स, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ खास तो कुछ बेहद खौफनाक क्राइम स्टोरीज।